हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं और टॉप 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपको एनईपी 2020 के, वो भी देख लीजिए बेटा, ठीक है। और पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप लोग अपलोड कर वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि एक विलय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है, भार पर, दाब पर, तापमान पर या सतह के क्षेत्रफल पर। देखो, एक विलय की विघटन दर तापमान पर बेटा निर्भर करती है। किस पर? तापमान पर निर्भर करती है। तापमान से विलय के पदार्थों का विघटन होता है, इससे पदार्थों के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिससे विघटन क्या होता है, दर बढ़ती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर। और हमसे कहता है कि सुषमा चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों का संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है, क्या चाहती है कि पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी या ऐसा करने का उपयुक्त रणनीति होगी, इसमें से आपको देखना है ऑप्शन में से। यानी कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर लगाना। चारों के चारों ऑप्शन ठीक है नहीं है? ठीक है, बहस करें, समूह चर्चा करें, पोस्टर लगाएं, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो तीनों को अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, ये कभी मत सोचना कि सर जो सीटेट में सबसे बड़ा उत्तर होता है वही उत्तर होता है। ना 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 ना, इसके चक्कर में कभी मत पड़ना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो, पोस्टर बनाना केवल दृश्य है, समूह पर चर्चा करना तो इसमें बातचीत कर रहे हैं बच्चे, कक्षा में बहस आयोजित करना वही समझ लो। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे कि मैंने आपको बताया था, ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें बच्चे को क्या मिले, अवसर मिले, यानी कि वो खुद कर सीखे अपने हाथों से। तो बच्चे को कह रहा है कि एक पौधा अपनाने को कहना, यानी कि एक बीज दे देना या पौधा दे देना और उससे कहना कि अब आप उसकी क्या करें, देखभाल करें। तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, खुद से देखभाल करेगा और संवेदनशील होगा। कैसे? कहीं आंधी आई, पानी बरसा, बहुत तेज़ हवा तेज़ चली, पौधा टूट गया, पत्ती गिर गई, तो बच्चा वहाँ पे संवेदनशील होगा। अच्छा, कि इस तरीके से क्या होता है, पौधे को नुकसान होता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए ऑप्शन नंबर हम क्या लगाएंगे, पहला लगाएंगे। 83 कहता है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? यानी कि अभय ने क्या किया है, अपने छात्रों से उन बीमारियों का पता लगाने के लिए कहा है समूह में, वो भी समूह में कहा, ये भी याद रखना, समूह में कहा है, जिनसे उनके जो, यानी कि उसका घर है, उसके पड़ोस वाले क्या हैं, पीड़ित हैं। ठीक है, तो कहता है कि पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख भी नहीं है, फिर भी आपको क्या करना है, इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। कहता है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। बिल्कुल, पड़ोस में है, जाकर देखेगा, अवलोकन करेगा, मदद मिलेगी। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने बोला, अवसर मिलेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर खुद करेगा ना जाकर, तो उसी के हाथ में सब कुछ होगा। इससे बच्चों की वास्तविक जीवन के साथ सीखने की मदद भी मिलेगी। बिल्कुल, जब 3 सही होगा तो एक चौथा ही गलत होगा। इससे बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया जाता है। नहीं, डाटा हैंडलिंग और काम करने के लिए नहीं दिया गया है, हमें इन तीनों ऑप्शन के लिए भेजा गया था। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है और ऑप्शन नीचे है। कहता है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव शेयर किए। क्लास में उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की बच्चों के सामने, कि देखो बेटा ऐसे बचा जा सकता है, न्यूज़पेपर वगैरह दिखाए। ठीक है, फिर आगर, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल। और प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा है। कहता है कि मानववादी दृष्टिकोण, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या अन्वेषण दृष्टिकोण। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो 84 का आप लोग उत्तर बताइए।
तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपका अन्वेषण, यानी कि खोजी तो की जा रही है ना वहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 85 कहता है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। बिल्कुल समाधान, क्यों? क्योंकि वाइगोस्की भी यही कहते हैं। क्योंकि के बाद आपको बताना है, क्योंकि कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है? नहीं। क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है? नहीं। क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है? नहीं। क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति से क्या होता है, सीखने के अवसर प्रदान करता है बच्चे को, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से 86 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? बिल्कुल, यदि हम बच्चे को उसके बाहर के जीवन से जोड़कर पढ़ाते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है आपको। कहता है कि पाठ्यचर्या से बाहर पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, पाठ्यचर्या से बाहर नहीं पढ़ा रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों के बाहर पढ़ा रहे हैं आप? तो कह सकते हैं वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक कर रहे हैं आप? नहीं। पूर्ण विद्यालय का दृष्टिकोण नहीं। देखो 86 क्वेश्चन कहता है कि बाहर से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो उसका उत्तर तात्पर्य क्या है, यानी कि ईवीएस शिक्षण में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य पाठ्य पुस्तकों को में बाहर जाना है। इसका आशय है कि बच्चों को कुछ व्यावहारिक दैनिक जीवन में घटित सामान्य घटनाओं को पुस्तकों से बाहर के माध्यम से समझाना, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो होता है अपने परिवेश से जल्दी सीखता है, उससे मनोबल बढ़ता है, अवसर भी प्रदान होते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादाजी एवं अन्य रिश्तेदार आ जाएं तो ये विस्तारित यानी कि बड़े परिवार का करते हैं, विस्तारित परिवार का यानी कि संयुक्त परिवार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 87 का कहता है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ठीक है। तो बताना, देखो इसमें हुआ क्या है, हमें ये बताया गया बच्चे को कि माता पिता हैं तो एकल परिवार है, और अगर उसमें दादा दादी वगैरह रिश्तेदार आ गए तो वो क्या था, संयुक्त परिवार हो जाता है। ये शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है बेटा, यानी कक्षा में विभिन्न सोच व क्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षण को अपनाया जाना चाहिए। और समावेशी शिक्षण दृष्टिकोण से के अभाव में बच्चों में समझने की क्या होती है, परेशानी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। 88 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस कक्षा में गतिविधियाँ हैं? श्यामपट्ट का उपयोग करना, फील्ड भ्रमण करना, चित्र बनाना, या इनमें से सभी? बिल्कुल सभी गतिविधियाँ हैं आपकी। श्यामपट्ट का उपयोग, फील्ड भ्रमण करना, चित्र को बनाना, ये सब क्या हैं बेटा, आपकी गतिविधियाँ हैं। 89 क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि ये कैसा हो, विषयगत हो, समावेशी हो, ये सभी हो, या एकीकृत हो। देखो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि हम क्या करें, विषयगत को एकीकृत कर दें, यानी कि जोड़कर पढ़ाएं दूसरे सब्जेक्ट से, भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को, और समावेशी कर दें। ऐसा होने से या करने से बच्चों को सीखने का अवसर तथा कक्षा के साथ, विषय के साथ तथा कक्षा के बाहर के परिवेश से भी मिलता है, और इससे बच्चों में समझ विकसित होती है, ठीक है। तो अब हमारा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब 2 क्वेश्चन कैसे लगा हुए हैं, तो यानी कि ये सभी लेना पड़ेगा, तो विषयगत भी मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, बिल्कुल है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। क्या है, ऑप्शन बताना है आपको। कहता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, कि ये एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, या कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी जीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर मुझे यही वाला लग रहा है। फिर भी एक बार देखते हैं कि पशुपालन आजीविका का स्रोत वगैरह क्या है। देखिए पाठ्य पुस्तकों में क्या किया गया है, देखो सपेरे जो होते हैं सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्या करते हैं ना, सपेरे इस्तेमाल भी करते हैं ना सांपों का, कभी कभी दांत तोड़ दिए उनके, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बेच दिए वगैरह, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं।
ठीक है, और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार इसके माध्यम से भी ये बताने का प्रयास किया गया कि सपेरों को सरकार द्वारा आजीविका उपलब्ध कराए जाने पर स्वयं कोई आजीविका का साधन खोजने के उपरांत सांपों को उनके उचित वातावरण अर्थात वनों में छोड़ने का प्रयास होना चाहिए, है ना।